गिरीश ये चलेगा ही नहीं, फंसा पड़ा है तो खुद ही। मॉड्यूल का डिस्कशन हो गया था ना आयनिक इक्विलिब्रियम का। पीबी 1 में किसी को डाउट है क्या? पीबी 2 दे दी थी, उस पर डाउट है क्या? एक्सरसाइज नंबर 1 में किसी को डाउट है क्या? बनाया नहीं बनाया? बन गया होगा पूरा? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। लास्ट क्लास में क्या होमवर्क दिया था? 2 क्वेश्चन दिए थे। अच्छा, हो गए थे क्या? ये वाला? अच्छा, देख लेते हैं एक बार फटाफट। 2 एलिमेंट दे रखे हैं एक्स एंड वाई। अब मैंने मान लिया एक्स का जो एटॉमिक मास है वो है स्मॉल एक्स। लेट एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड वाई बी स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहां पर आपको बोला जा रहा है कंपाउंड है XY2 and X2Y3, वेट ऑफ 0.05 मोल ऑफ XY2 इज 5। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो बस, मोल्स ऑफ XY2 आपको दे रखे हैं 0.05। ठीक है, मोल ऑफ XY2 कितना दे रखा है? 0.05, और इसका मास आपको गिवन है 5। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या मुझे मोलर मास बता सकते हो XY2 का? अगर मैं एटॉमिक मास x का मान रहा हूं x, y का मान रहा हूं y, तो मोलर मास कितना हो जाएगा? मैं बोल सकता हूं x प्लस 2y, तो मैं बोल सकता हूं x प्लस 2y। तो यहां से मैं कह सकता हूं ये आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अच्छा आपको और क्या गिवन है? वेट गिवन है 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का। अब यहां पर मोल्स ऑफ X2Y3 में कैलकुलेट करूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने गिवन है? 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या पार्टिकल से मैं मोल्स निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं ना? कैसे निकालूंगा? Na से डिवाइड करके। तो मोल कितना आ जाएगा? 1/2। तो मैं कह सकता हूं मोल्स ऑफ X2Y3 इज इक्वल्स टू 0.5 इज इक्वल्स टू, मास कितना दे रखा है? 5। मास कितना दे रखा है? 5 ही दे रखा है ना? हाँ, अच्छा, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मुझे बता सकते हो मोलर मास कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3y। 85 दे रखा है। अच्छा, ये 85 दे रखा है, मास 85 दे रखा है। अच्छा, तो यहां से मैं कह सकता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 850 डिवाइडेड बाय 5, 170। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 200। 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बचेगा क्या? 4y और ये 3y, मतलब y। y इज इक्वल टू 30। y इज इक्वल टू 30, तो x आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल।
और कोई क्वेश्चन दिया था? कौन सा था? हीमोग्लोबिन वाला। हो गया था हीमोग्लोबिन वाला क्वेश्चन। यहां पर आपको परसेंटेज ऑफ एफी गिवन है। एफी का कितना परसेंटेज गिवन है? 0.25%। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज ऑफ एफी का? परसेंटेज ऑफ एफी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ एफी। एक एफी के एटम का मास होता है 56। अब मुझे यहां पर कैलकुलेट करने हैं कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने एफई हैं। तो एक का तो मास हो गया 56, तो मैंने मान लिया ऐसे कुल मिलाकर एटम है एफई के एन। कितने हैं? एन। तो टोटल मास ऑफ एफई कितना हो गया? 56 एन। और मोलर मास आपको दे रखा है हीमोग्लोबिन का 89600 इंटू 100। जब एन कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आएगी 4। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। कहां तक पढ़ा दिया था मैंने? ये लास्ट क्वेश्चन था। एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने बता दिया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बता दिया था, हेडिंग लिखो स्टोइकियोमेट्री। इसको मिटा दूं? इसको? ये किसने नहीं लिखा? फटाफट लिखो इसको स्टोइकियोमेट्री। वैसे थ्योरी व्योरी तो आपके पास लिखी हुई होगी। म्यूट नहीं हुए हैं सब, एक बार देख लेते हैं। सब म्यूट हो गए क्या? ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो आप? परसेंटेज वाले पे कौन सा परसेंटेज वाला? अच्छा, एस्कॉर्बिक एसिड मैंने बताया था एक। ठीक है, अच्छा ये एक ही बताया ना अभी। ठीक है, इस पर भी लिखो फिर क्वेश्चन, हेडिंग मत लिखो। तो कोई बात नहीं, काट दो उसको। अपन ने एक क्वेश्चन करा था एस्कॉर्बिक एसिड का। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए आप। इसमें लिखना इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड percentage of carbon is 40%, in a compound percentage of carbon is 40% and percentage of hydrogen is 6.67%. Percentage of carbon is 40% and percentage of hydrogen is 6.67% and rest is oxygen, and rest is oxygen. Calculate the empirical formula of the compound. And rest is oxygen. Calculate the empirical formula of the compound. ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? रेस्ट में है ऑक्सीजन, या रेस्ट लिख दूं? क्या लिखूं यहां पर? 100 माइनस 40 माइनस 6.67, ये कितना हो जाएगा? 53.33। एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। CH2O बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो ग्लूकोज का ही आ गया। फिर भी कैलकुलेट करो कैसे करेंगे। देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सबसे पहला टास्क अपना क्या रहेगा? मोल निकालना। मोल निकाल लो आप, बस जैसे भी करके आप क्या निकाल लो? मोल निकाल लो। और ये सब क्या है? रेशियो है। अब रेशियो है मतलब मैं कह सकता हूं मुझे क्या मिलेगा? सिंपलेस्ट होल नंबर मिलेगा एटम्स का। तो मतलब क्या निकलेगा? डायरेक्टली एम्पेरिकल फॉर्मूला निकलेगा डायरेक्ट। क्या करेंगे सबसे पहले? किससे डिवाइड कर दूं मैं? 40 डिवाइडेड बाय 12 is to 6.67 डिवाइडेड बाय 1।
इज टू 53.33 डिवाइडेड बाय 16। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3.33 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6.67, और ये आ जाएगा वापस से 3.33। पहला स्टेप क्या था कि मोल निकालना, मोल निकाल लिया अपन ने। अब अपन को क्या निकालना है, सिंपल होल नंबर रेशियो निकालना है। सिंपल होल नंबर रेशियो निकालने का मैंने एक तरीका आपको बताया था कि जो भी सबसे छोटा नंबर नजर आया आपको, उससे क्या कर दो, पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो होगा 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 इज इक्वल्स टू 1। 6.67 डिवाइडेड बाय 3.33, ये भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, ये आ जाएगा 1। अब आप देखिए यहां पर होल नंबर आ गया आपके पास, तो अपन कह सकते हैं कार्बन कितना होगा 1, हाइड्रोजन कितना होगा 2, और ऑक्सीजन कितना होगा 1। ये रेशियो निकले हैं, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं निकले हैं। अब अगर ये रेशियो निकले हैं मतलब मैं कह सकता हूं ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो नहीं होगा, ये होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, और अगर आपसे इसी में 4 ऑप्शन देकर पूछ ले कि ये एम्पेरिकल फॉर्मूला किस कंपाउंड का है, और ऑप्शन दे दे ग्लूकोज, एसिटिक एसिड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीपल चॉइस, ग्लूकोज और एसिटिक एसिड। दोनों का यही होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, when 6 into 10 to the power 23 atoms of phosphorus, when 6 into 10 to the power 23 atoms of phosphorus are combined with are combined with 15 into 10 to the power 23, 15 into 10 to the power 23 oxygen, are combined with 15 into 10 to the power 23 oxygen, then determine empirical formula of the compound, then determine empirical formula of the compound। P2O5 बिल्कुल सही है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था यहां पर एग्जामिनर आपको परसेंटेज के टर्म्स में डेटा दे सकता है, मास के टर्म्स में डेटा दे सकता है, और नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में डेटा दे सकता है। और इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में डेटा गिवन है। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो आपके दिमाग में सिर्फ एक पॉइंट याद रहना चाहिए कि सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। आप अपना टारगेट बिल्कुल सेट रखो, क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। और ये बेसिकली है क्या, ये और कुछ नहीं, ये रेशियो है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर मोल्स निकालूं तो मोल्स कैसे निकालूंगा, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 23, और ये क्या है, रेशियो है। ठीक है, अब अगर आप ऐसे करो तो ये लिखो या मत लिखो एक ही बात है, पर प्रोसीजर तो यही है। तो अगर आप इसको ऐसे लिख दो, ये 1:2.5 हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि इसको इसको कैंसिल आउट कर दो, मतलब ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। और ये क्या है, रेशियो है, तो मैं कह सकता हूं 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23 6, और ये कितना हो गया 2.5। ठीक है, तो ये कितना हो गया, सिंपल होल नंबर रेशियो में चाहिए, और यहां पर क्या आ रहा है, अभी फ्रैक्शन आ रहा है, तो सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जिससे मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़े ताकि ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आ जाए, तो ये हो जाएगा 2:5। पी कितने हो गए 2, ओ कितना हो गया 5। कैसे अब क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, एटम्स के टर्म्स में भी कर लिया अपन ने, परसेंटेज के टर्म्स में भी कर लिया। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि परसेंटेज की जगह डायरेक्ट मास दे दे, तब भी मोल तो निकाल ही लोगे ना, है ना। हेडिंग लिखेंगे स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री, अब स्टोइकियोमेट्री की बात करूं तो स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, क्या होती है, वो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। अच्छा इधर सुनना, देखो एक तो होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट,
और एक होता है स्टोइकियोमेट्री। और अपन पता है स्टोइकियोमेट्री को मान के चलते हैं कि स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट ही है ना। आप कह दो सर वो बैलेंस रिएक्शन में वो जो नंबर लिखे रहते हैं सब्सटेंस के आगे उसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, नहीं, वो तो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट होता है। अब अगर मैं स्टोइकियोमेट्री की बात करूं तो स्टोइकियोमेट्री जो वर्ड है, पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन या अंडू पांडू होता है, आधे लोग इसको स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं, है ना। हाँ, स्टोइशियोमेट्री भी बोलते हैं कोई कोई, पर इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, स्टोइकियो, क्यों बोलते हैं मन, क्यों, स्टोइशो भी नहीं बोलते, और स्टोइकियोमेट्री, है ना, क्यों क्यों मत करने लग जाना, है ना। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये जो स्टोइकियोमेट्री है, ये स्टोइकियोमेट्री वर्ड कुल मिलाकर दो वर्ड से मिलकर बना है, और वो दोनों वर्ड कौन से थे, ग्रीक वर्ड थे, स्टोइकियोन प्लस मेट्रॉन, ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। ये सब पता है आपको, है ना, लिखने की जरूरत नहीं, बस सुनते रहो बस। ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। अब अगर मैं स्टोइकियोन की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, एलिमेंट, और मेट्रॉन की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। अगर मैं इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग को कंबाइन करके इसका मतलब निकालने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। पर अपन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में अपन सिर्फ एलिमेंट का ही मेजरमेंट नहीं करते, एटम का भी करते हैं, मॉलिक्यूल का भी करते हैं, एलिमेंट का भी करते हैं, और कंपाउंड का भी करते हैं। तो अपनी जो कैलकुलेशन है, अपनी जो मेजरमेंट है, वो सिर्फ एलिमेंट तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये तो मतलब हुआ स्टोइकियोमेट्री का, है ना। और अपन ने जो मतलब निकाला है, कहां से निकाला है, इसके वर्ड से निकाला है, मतलब मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। अब अगर मैं स्टोइकियोमेट्री का एक्चुअल डेफिनेशन या मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं किसी भी गिवन रिएक्शन में, किसी भी गिवन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की क्वांटिटी की कैलकुलेशन को अपन बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। अब अपन को पता है रिएक्शन में रिएक्टेंट भी होंगे, प्रोडक्ट भी होंगे, उनकी क्वांटिटी की कैलकुलेशन जब अपन करते हैं ना, उस कैलकुलेशन का नाम होता है स्टोइकियोमेट्री। जो भी अपन ने कैलकुलेशन परफॉर्म करी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट फाइंड करने के लिए, उस कैलकुलेशन को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। एक होता है स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कोफिशिएंट होते हैं उसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। और जो अपन कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं उनके अमाउंट को फाइंड करने के लिए, उनकी क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए, उस कैलकुलेशन को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। तो यहां पर लिख रहे हो क्या आप लोग, नहीं लिख रहे ना, हाँ, तो बस सुनते रहो। अगर मैं यहां पर स्टोइकियोमेट्री को डिफाइन करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, इट इज अ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी की कैलकुलेशन को अपन क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर एक रिएक्शन ले लेता हूं, हेबर्स प्रोसेस, N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स NH3 गैस, ये क्या है, हेबर्स प्रोसेस है। ये तो पता होगा, हेबर्स प्रोसेस होता ही है, फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज हेबर्स प्रोसेस। अच्छा, यहां पर देखो, अब सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं तो जब भी आप क्वांटिटी की कैलकुलेशन करें, ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए, यहां पर अपन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी की क्या करनी है, कैलकुलेशन। उस कैलकुलेशन को अपन क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब भी आप कैलकुलेशन करें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं तो मैं लिख सकता हूं 3H2 और 2NH3, ये बैलेंस हो चुकी है। बैलेंस क्यों करते हैं अपन, बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप अनबैलेंस्ड सब्सटेंसेस लेकर चलोगे ना, तो जो उनकी क्वांटिटी निकलेगी, उनका जो अमाउंट निकलेगा, वो भी अनबैलेंस्ड ही निकलेगा, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है बैलेंसिंग का, बैलेंसिंग का सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी अपन कोई भी स्पीशीज रिएक्टेंट में लेते हैं तो उनके कुछ ना कुछ तो एटम्स होंगे ही, उनके कुछ ना कुछ तो एटम्स होंगे ही। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। होता क्या है बेसिकली, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है। यहां पर ना तो एटम्स का क्रिएशन हो रहा है, ना ही एटम्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो जितने अपन ने रिएक्टेंट में एटम्स लिए हैं उतने ही अपन को एटम्स प्रोडक्ट में दिखाई देने चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स क्या रहेंगे,
सेम रहेंगे और मास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और यही बात किस लॉ ने बोली थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं और इसका रीजन क्या है वो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर मैं यहां पर इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करूं, ये कितना है 1, ये कितना है 3 और ये कितना है 2। अब ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पता है क्या बताता है, अपन को ये बताता है कि 1 मोल N2 का रिएक्ट करेगा 3 मोल H2 के साथ टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ NH3। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोल से मैं क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूं, क्योंकि मोल किसके निकाले मैंने, मॉलिक्यूल के। तो अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं Na इंटू 1 इज इक्वल्स टू, या मैं इसको ऐसे बोल दूं Na इंटू 3 और ये हो जाएगा Na इंटू 2, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन का जवाब देना, ये जो मैंने 1 मोल लिखा है, 3 मोल लिखा है, 2 मोल लिखा है, ये क्या एक्चुअल मोल्स है, ये इनके मोल का रेशियो है। मतलब ये क्या है, रेशियो है। एक्चुअल मोल मुझे नहीं पता, ऐसा भी हो सकता है 2 मोल N2 के रिएक्ट करे 6 मोल H2 के साथ टू प्रोड्यूस 4 मोल्स ऑफ NH3, इट कैन बी एनीथिंग। पर ये क्या है, होल नंबर रेशियो है। ठीक है, अब अगर ये रेशियो है तो मैं कह सकता हूं ये मॉलिक्यूल्स का रेशियो ही होगा, एक्चुअल तो नहीं होंगे। और अगर ये मॉलिक्यूल का रेशियो है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 will react with 3 molecules of H2 to produce 2 molecules of NH3। ये कैसे लिख दिया मैंने, Na कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि रेशियो है ना यार। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। मतलब मोल से अपन को किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो है, ये किस किस के बारे में बता रहा है, मोल के रेशियो के बारे में भी बता रहा है और मॉलिक्यूल के रेशियो के बारे में भी बता रहा है। क्या मास के रेशियो के बारे में बताएगा, नहीं बताएगा। अगर आप ऐसे कह दो 1 ग्राम ऑफ N2 विल रिएक्ट विद 3 ग्राम ऑफ H2 टू प्रोड्यूस 2 ग्राम ऑफ NH3, ये गलत हो जाएगा। अगर आपको मास के बारे में पता करना है तो आपको मास के बारे में कौन बताएगा, ये मोल बताएगा। अब आप मुझे बताओ N2 का अगर 1 मोल है तो इसका मास कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। अगर H2 के 3 मोल है तो इसका मास कितना हो जाएगा, 6 ग्राम। अगर NH3 के 2 मोल है तो इसका मास कितना हो जाएगा, 34 ग्राम। और आप देखो यहां पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्व्ड है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है। लोमा नहीं है टमाटर ये। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब एक और इंफॉर्मेशन अपन को मिलती है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो से, वॉल्यूम के बारे में। मुझे एक बात बताना, अगर मैं यहां पर मोल के रेशियो के बारे में बात कर रहा हूं तो मोल का रेशियो हो जाएगा 1:3:2। क्या मैं मोल से वॉल्यूम नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, 22.4 से मल्टीप्लाई करके, 22.4 से मल्टीप्लाई करके, 22.4 से मल्टीप्लाई करके। मतलब मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा 22.4 लीटर इज टू, बोल सकता हूं 3 इंटू 22.4 लीटर। क्या मैं इसको बोल सकता हूं 2 इंटू 22.4 लीटर। अच्छा, जब मैं 22.4 लीटर बोल रहा हूं मतलब मैं कह रहा हूं 1 मोल जो गैस है वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रही है। मतलब ये कंडीशन कौन सी होगी, एसटीपी। ये बात किस पर चल रही होगी, एसटीपी पे चल रही होगी। अच्छा, मैं किसी का भी वॉल्यूम निकाल सकता हूं क्या, नहीं। वॉल्यूम किसका निकालूंगा, ओनली फॉर गैसेस स्पीशीज। और ये देखो गैसेस रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा अगर मैं अब रेशियो की बात करूं तो इसको क्या मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 वॉल्यूम इज टू 3 वॉल्यूम इज टू 2 वॉल्यूम, बोल सकता हूं ना यार। ये बात समझ में आ रही है। अब ये जो VOL है ना, इट कैन बी एनीथिंग। वॉल्यूम की यूनिट कुछ भी हो सकती है। आप 1 ml 3 ml 2 ml बोलो, 1 लीटर 3 लीटर 2 लीटर बोलो, या आप ऐसे बोल दो 22.4 लीटर 3 इंटू 22.4 लीटर और 2 इंटू 22.4 लीटर। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहां पर ये कब एप्लीकेबल होगा, ओनली फॉर गैसेस, ओनली फॉर गैसेस। और एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे, अगर आप एसटीपी पर बात नहीं कर रहे हैं, किसी और कंडीशन पर बात कर रहे हैं, तो सारे वॉल्यूम एक ही कंडीशन पर मेजर होने चाहिए। अगर ये मेजर कर रहे हो आप पी और टी टेम्परेचर पर, तो ये भी सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे मेजर होने चाहिए।
और बट नेचुरल सी बात है, अगर रिएक्शन चल रही है तो एक कंटेनर में चल रही होगी और सभी के सभी स्पीशीज सेम प्रेशर और टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर रहे होंगे. ऑल वॉल्यूम आर मेजर्ड एट सेम P and T. और एक पॉइंट और थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जो अपन ने यहां पर ये लिखा है, ग्राम आर नॉट मेजर्ड अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट. ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, क्वेश्चन लिखेंगे अपन. ये लिख रहे हो गया आप? तो जो लिख रहे हैं एक पॉइंट फिर भी लिख लेना. ग्राम्स ग्राम्स grams cannot be represented grams cannot be represented according to stoichiometry coefficient. Grams cannot be represented according to stoichiometry coefficient. क्वेश्चन लिखेंगे. calculate the volume of calculate the volume of बोलूं? इतनी देर तक कर क्या रहे थे? सोच रहे होंगे कि लिखूं या नहीं लिखूं. समझ कुछ नहीं रहते, समझने का कुछ था ही नहीं यहां पर. बाद में समझ में आएगा यार, लिख ही लेते इसको. समझ रहा हूं मैं. Calculate the volume of CO2 at STP. Calculate the volume of CO2 at STP evolved by heating 20 gram of CaCO3. Calculate the volume of CO2 at STP evolved by heating 20 gram of CaCO3. Evolved by heating 20 gram of CaCO3. बताइए रिएक्शन पता है क्या होगी? बताओ ना. CaO plus CO2 नहीं होगी. यहां पर कह रहा है इवॉल्व बाय हीटिंग CaCO3, मतलब CaCO3 की हीटिंग कराई जा रही है. CaCO3 gives खाओ प्लस CO2. हाँ बताओ अब फटाफट. 4.48 लीटर. बिल्कुल सही है. कैसे निकाला? पहले मोल निकाल लिए होंगे, इसके मोल निकाले होंगे, उसकी मदद से इसके मोल निकाले होंगे, और इसके मोल की मदद से वॉल्यूम निकाला होगा. यही करा ना? ये बिल्कुल बेसिक मेथड है ना? ये बिल्कुल बेसिक मेथड है. अब कैलकुलेशन जल्दी भी हो गई होगी क्योंकि जो इसके मोल होंगे वही इसके मोल बनेंगे, है ना? पर एक मेथड मैं बता रहा हूं आपको, अगर जैसा भी मेथड सूटेबल लगे वैसे आप बनाना. एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड है, इसके मोल निकालो. इसके मोल कितने हो जाएंगे? 20/100 मतलब 1/5. अब इसके मोल 1/5 खत्म हो रहे तो इसके बनेंगे कितने? 1/5. अब मोल पता पड़ गया, वॉल्यूम निकालना है तो 1/5 इंटू 22.4, आंसर आ जाएगा 4.48 लीटर. ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया. एक तरीका और सुनना, अगर मैं यहां पर इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो की बात करूं, है ना, तो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1. ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं इसका एक मोल खत्म होगा तो इसका एक मोल बनेगा. ठीक है, और अपन बात सिर्फ उसी की करेंगे जिसका डेटा दे रखा है और जिसका डेटा निकालना है. तो यहां पर
जो फोकस होगा वो किस पर होगा, CaCO3 और CO2 पे होगा। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हो CaCO3 का क्या गिवन है, मास गिवन है, तो क्या मैं यहां से 1 मोल का मास निकाल सकता हूं, कितना हो जाएगा 100 ग्राम, और इसका मुझे निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। तो आप मुझे बता सकते हो 1 मोल कितना वॉल्यूम कंटेन करेगा, 22.4 लीटर। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 100 ग्राम से 22.4 लीटर प्रोड्यूस हो रहा है, 20 ग्राम से कितना होगा, बात समझ में आ रही है ना। अब अगर थोड़ा बहुत भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया, एक स्टेप निकालना है बस आपको, और दूसरे स्टेप में आंसर आ जाएगा। बार बार आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, पहले तो इसके मोल निकाले, फिर इसकी मदद से इसके मोल निकाले, फिर इसकी मदद से अपन ने वॉल्यूम निकाला। ठीक है, अब आपको जैसा भी सूटेबल लगे आप कर लीजिएगा। मैं यहां पर कह सकता हूं 100 ग्राम ऑफ CaCO3, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 विल प्रोड्यूस 22.4 लीटर of CO2, 22.4 liter of CO2. Therefore, 20 gram of CaCO3 will produce 22.4 divided by 100 into 20 liter of CO2, और ये कितना आ जाएगा 4.48 लीटर ऑफ CO2। बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं अपन मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स आपको बताई गई होंगी 11th क्लास में, पर आपने जो भी सेलेक्ट कर रखा है और वो आपको बेटर लग रहा है तो बस उसी पे स्टिक रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। KClO3 on heating decomposes to KClO3 on heating decomposes to KCl and O2, decomposes to KCl and O2, full stop. What is the volume of O2 at STP? What is the volume of O2 at STP liberated by thermal decomposition of, liberated by thermal decomposition of 0.1 mole of KClO3, 0.1 mole of KClO3, बताइए। जीरो पॉइंट वन मोल ऑफ KClO3, वॉल्यूम आपको निकालनी है O2 की, बताइए। आंसर सबसे पहला स्टेप बैलेंस करनी पड़ेगी। 44.8/3, ये कौन सा डिजिट है, 44.8/3 क्या होता है ये, अच्छा 3.36, ये बिल्कुल सही आंसर है। एक बार देख लेते हैं कैसे करा, वही आप जो टेक्निक यूज करते हो, है ना, ऐसे हो गया था। अच्छा एक बार देख लेते हैं, अगर इसको बैलेंस करें तो बैलेंस क्या हो जाएगा, 3/2 कर दूं, हो गया बैलेंस, है ना। अच्छा अब आप यहां पर देखो, एक डेटा दे रखा है, दूसरा डेटा पूछा जा रहा है। डेटा किसका दे रखा है, KClO3 का। स्टोइकियोमेट्री देखने से पता चल रहा है इसका 1 मोल कंज्यूम होगा, तो इसके कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 3/2 मोल। अब यहां पर वापस से एक बार मैं अच्छे से समझा रहा हूं, KClO3 की बात करूं तो डेटा किसमें दे रखा है, मोल में दे रखा है, इसको ऐसे ही रहने दो। वहां पर CaCO3 का डेटा किसमें दे रखा था, मास में, तो मैंने मोल से मास निकाल लिया था। अब यहां पर मोल में ही दे रखा है तो इसको तो एज इट इज रहने दो। इसका डेटा मुझे किसमें निकालना है, वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 22.4। ये बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 1 मोल ऑफ KClO3 will produce 3/2 into 22.4 liter of O2. Therefore, 0.1 mole of KClO3 will produce 3/2 into 22.4 divided by 1 into 0.1 liter of O2. 11.2, 1.12 into 3, 3.36 liter.
ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ मार्बल, कैलकुलेट द मास ऑफ मार्बल required to obtain 280 ml of CO2. Calculate the mass of marble required to obtain 280 ml of 280 ml of CO2 at NTP. 280 ml of CO2 at NTP. फटाफट निकाल लो अब तो। रिएक्शन आपको बोर्ड पर गिवन है। इस क्वेश्चन की जो रिएक्शन है ये आपको गिवन है। इस क्वेश्चन की रिएक्शन आपको गिवन है। रिएक्शन है CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 plus CO2 plus H2O। ये रिएक्शन आपको गिवन है क्वेश्चन में। हो जाएगा। क्या आ रहा है आंसर? 1.25 बिल्कुल सही आंसर है। आ गया 1.25। अच्छा इधर देखो, यहां पर डेटा किसका दे रखा है? CO2 का दे रखा है। निकालना किसका है? CaCO3 का निकालना है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो को देखकर कह सकता हूं ये 1 मोल कब बनेगा? जब ये 1 मोल खत्म होगा। अब मुझे इसका डेटा जो गिवन है वॉल्यूम के टर्म्स में गिवन है, तो वॉल्यूम के टर्म्स में मैंने लिख दिया। इसका डेटा मुझे किसके टर्म्स में निकालना है? मास के टर्म्स में निकालना है, तो मैंने मास लिख दिया। मैं कह सकता हूं 22,400 22,400 ml of CO2 is produced from 100 ग्राम of CaCO3। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ है? 280 ml of CO2 is produced from how many gram of CaCO3? ये हो जाएगा 100 upon 22400 into 280 ग्राम of CaCO3। अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 32, 5/4। 5/4 कितना होता है? 1.25 ग्राम। ठीक है। अच्छा एक और चीज सुनना है, यहां पर अगर ये मेथड लगा रहे हो तो हमेशा राइट हैंड साइड पर उसको रखना जो आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि यूनिटरी मेथड का जो फंडा होता है वो यही होता है, जिसकी भी कैलकुलेशन आपको निकालनी है वो हमेशा कहां पे रहता है? राइट हैंड साइड में। अब आप खुद देखो, यहां पर लेफ्ट में कौन था? CaCO3, राइट में कौन था? CO2। पर मुझे मास किसका निकालना था? CaCO3 का निकालना था, तो मैंने इसको कहां पे ले आया? राइट में ले आया। ठीक है, और इसको कहां पे ले आया? लेफ्ट में ले आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। Calculate the weight of lime obtained on heating. Calculate the weight of lime obtained on heating. Calculate the weight of lime. Lime क्या होता है? चूना तो बहुत अच्छी बात है, पर फॉर्मूला पूछ रहा था। CEO obtained on heating 300 kg of 90% pure, 300 kg of 90% pure sample of limestone, 300 kg of 90% pure sample of limestone। वेट आपको निकालना है काओ का, लाइम का। रिएक्शन तो आपको पता होगी, CaCO3 gives CO plus CO2। फटाफट निकालो। ये परसेंटेज प्योरिटी का लफड़ा पता है क्या होता है? फंडा पता है इसका? हेल्प करूं? वन 151.2 kg बिल्कुल सही आंसर है। पनीर का मत दम दिखाओ उसको।
और किसी का आया? अच्छा इधर देखो, इधर देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि जब भी रिएक्शन होगी और रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेगा तो हमेशा उसका प्योर फॉर्म ही पार्टिसिपेट करेगा, हमेशा प्योर फॉर्म पार्टिसिपेट करेगा। क्यों भाई प्योर फॉर्म क्यों पार्टिसिपेट करेगा? मुझे बताओ, क्या इंप्योरिटीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी? क्या कोई कचरा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? अगर ऐसे कचरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं तो फिर तो हम घर घर का कचरा लाते रहते हैं और मजे से CO2 और CO बनाते रहते हैं। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो 100% प्योरिटी वाला ही करेगा। अगर आप 90% वाला प्योर सब्सटेंस डाल रहे हो जिसकी प्योरिटी क्या है 90% है, 90% प्योरिटी है, तो सिर्फ 90% ही करेगा, 10% रेजिड्यू की तरह ही रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और कभी ऐसा हो जाए, कभी ऐसा हो जाए कि आपको CO2 का अमाउंट दे दिया जाए और CaCO3 पूछा जाए, CO2 का अमाउंट दे दिया जाए और CaCO3 पूछा जाए, तो इसकी मदद से जो आप CaCO3 का अमाउंट निकालोगे ना, जैसे यहां पर निकाला है अपन ने, CO2 का अमाउंट आपको दे रखा था, CaCO3 का निकाला है, तो रिएक्शन की मदद से जब भी आप यहां पर अमाउंट निकालोगे हमेशा प्योर सब्सटेंस का ही निकलेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा मुझे एक और बात बताओ, लिया कितना गया था? 300 kg। लिया कितना गया था? 300 kg। पर आप मुझे बताओ, क्या रिएक्शन में 300 kg पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा। रिएक्शन में कभी भी 300 kg पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है। तो अगर आप मुझे बताओ कि रिएक्शन में मोल्स ऑफ CaCO3 कितने पार्टिसिपेट करेंगे, तो मैं कह सकता हूं 300 का 90% ही पार्टिसिपेट कर पाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 270 kg। और ये 270 kg जो है ये प्योर, ये प्योर क्या है? CaCO3 है। ये क्या है? प्योर CaCO3 है, ये पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर है बात सभी को? अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, मास निकालना है इसका, और इसका भी क्या दे रखा है? मास दे रखा है। मतलब मैं कह सकता हूं 100 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 56 ग्राम। तो आप मुझे बताइए 100 ग्राम ऑफ CaCO3 विल प्रोड्यूस 56 ग्राम ऑफ CO। और कितना दे रखा है CaCO3? मैं कह सकता हूं 270 इंटू 10⁻³ ग्राम दे रखा है। विल प्रोड्यूस 56 अपॉन 100 इंटू 270 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ CO। तो ये कितना आ जाएगा? 151.2 151,200 ग्राम ऑफ CO। जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, और ये आ जाएगा केजी में 151.2 kg ऑफ CaO। क्लियर है यहां तक? एक और पॉइंट सुनो, एक होती है थ्योरेटिकल डेटा और एक होता है एक्सपेरिमेंटल डेटा। एक होता है थ्योरेटिकल डेटा और एक क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल डेटा। अब मुझे एक बात बताना, अगर सपोज करो ये 300, बिल्कुल 300 kg मैं ये यूज कर लेता यहां पर, कर तो 300 ही रहा हूं, है ना? 300 kg मैं यूज कर लेता, ठीक है। इसकी मदद से ये निकालता मैं, इसकी मदद से क्या निकालता? मैं ये निकालता, है ना? तो जो मास आता है इसका CO का, ये CO का जो मास आता वो इससे ज्यादा आता, है ना? अगर मैं 300 को पूरा का पूरा प्योर मान लू, है ना, मेरे को 300, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 300 kg मुझे क्या दे रखा है? CaCO3 दे रखा है, और मुझे क्या निकालना है? CO निकालना है। तो 300 से अगर मैं इसका मास निकालूंगा तो इससे तो ज्यादा ही आएगा। मतलब जो थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही है कॉपी पेन की मदद से, वो इससे ज्यादा आएगी। ठीक है। अब जब मैं एक्सपेरिमेंट करने गया तो मुझे पता है दुनिया में ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है जो 100% प्योर हो। दुनिया में ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है जो 100% प्योर हो। जब एक्सपेरिमेंट करने गया तो मुझे एक बात बताओ, जो डेटा आएगा कॉपी पेन की मदद से और एक्सपेरिमेंटल डेटा जो आएगा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, जब मुझे CO मिला, उसको मैंने तराजू पे तोला, तो जो वैल्यू आएगी वो थ्योरेटिकल से ज्यादा आएगी या कम आएगी? कम आएगी।
यहां पर जितनी भी कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं ना, ये 100% प्योर मान के कर रहे हैं, और 100% प्योरिटी तो होती ही नहीं है किसी भी सब्सटेंस में। तो जब भी अपन यील्ड की बात करते हैं ना, यील्ड की बात, तो थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा होगी या एक्सपेरिमेंटल यील्ड? थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर अपन जितने भी एरर हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, वो कंसिडर ही नहीं करते हैं। जो भी डेटा देता है अपन वही पुट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल लेते हैं 100% एफिशिएंसी के साथ। क्लियर है बात सभी को? तो आप मुझे बताओ, जब भी अपन परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करेंगे तो 100% से ज्यादा आएगी या कम? 100% से कम आएगी। और अगर 100% से कम आएगी तो मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? थ्योरेटिकल यील्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल यील्ड, या एक्सपेरिमेंटल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड? कौन सी यील्ड अपॉन कौन सी यील्ड? एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल। मतलब मैं कह सकता हूं परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। हो जाएंगे परसेंटेज प्योरिटी वाले क्वेश्चन आपसे, है ना? एक क्वेश्चन मैं देता हूं, घर से करके लाना। 12.5 ग्राम सैंपल, 12.5 ग्राम सैंपल of NaHCO3, 12.5 gram sample of NaHCO3 on heating gives 3 gram CO2, on heating gives 3 gram CO2, full stop. What is percentage purity in sample? What is percentage purity in sample? What is percentage purity in sample? पता है सबसे बड़ा दिक्कत पता है यहां पर क्या आएगा? रिएक्शन। NaHCO3 का क्या हो रहा है? हीटिंग हो रही है। NaHCO3 की क्या हो रही है? हीटिंग हो रही है। अब हीट होने के बाद क्या मिलेगा? एक कंपोनेंट तो आपको दे दिया, CO2 बनेगा, Na2CO3 बनेगा, और क्या बनेगा? वाटर, H2O बनेगा। ठीक है, रिएक्शन लिखना, बैलेंस करना, और परसेंटेज प्योरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, CO2 3 ग्राम मिल रहा है अपन को, हीट करने पे CO2 जो मिल रहा है वो 3 ग्राम मिल रहा है। मुझे बताओ CO2 जो मिला है, CO2 जो मिला है वो तो प्योर होगा। क्यों प्योर क्यों होगा? क्योंकि रिएक्शन के बाद जो भी चीज मिलेगी आपको वो हमेशा प्योर मिलेगी। रिएक्शन के बाद जो भी चीज आपको मिलेगी वो प्योर मिलेगी। क्यों प्योर मिलेगी? क्योंकि रिएक्शन में जिसका भी पार्टिसिपेशन हुआ होगा वो प्योर सब्सटेंस का ही हुआ होगा। ठीक है, तो CO2 की मदद से आपको मास किसका निकालना है? सैंपल का मास निकालना है। तो CO2 की मदद से जो सैंपल का मास निकलेगा वो प्योर सैंपल का मास निकलेगा, वो प्योर मास निकलेगा। ठीक है, और आपको सैंपल का मास दे रखा है जिसमें इंप्योरिटीज हैं। तो मुझे एक बात बताओ, CO2 की मदद से जब आप मास निकालोगे NaHCO3 का, वो 12.5 से ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम आएगा, क्योंकि 12.5 में तो और क्या इंक्लूडेड है? इंप्योरिटीज इंक्लूडेड है। तो क्या परसेंटेज प्योरिटी निकाल लोगे? है ना? कोशिश करना एक बार घर पे जाके करने की। क्वेश्चन करिए। फॉर द रिएक्शन CaO plus 2HCl, फॉर द रिएक्शन CaO plus 2HCl gives CaCl2 plus water, gives CaCl2 plus water. 1.4 gram of CaO, 1.4 gram of CaO is reacted with excess of HCl. 1.4 gram of CaO is reacted with excess of HCl, and 2.22 gram of CaCl2 is formed, and 2.22 gram of CaCl2 is formed की जगह लिखना found, and 2.22 gram of CaCl2 is found, full stop. What is the percentage yield? What is the percentage yield?
निकाल लोगे क्या? परसेंटेज यील्ड निकालनी है। क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है, ये डेटा कौन सा डेटा होगा? एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा या थ्योरेटिकल डेटा होगा? क्या? जो लास्ट में 2.22 आया है वो एक्सपेरिमेंटल है। मतलब CaCl2 का अपन अमाउंट निकालेंगे कॉपी पेन की मदद से। कैसे निकालूंगा? इसकी मदद से। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो डेटा दे रखा है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ो। इतना यूज करा गया, इतना रिएक्ट कराया गया, तो मिला कितना? इतना मिला। और हमेशा जो भी क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्सपेरिमेंट कराने पर ये मिला कितना? इतना मिला। ठीक है, ये क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटल यील्ड हो गई। तो अब आप क्या करो, इसकी मदद से इसका अमाउंट निकाल लो कॉपी पेन की मदद से। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? थ्योरेटिकल यील्ड हो जाएगी। और कैलकुलेट करो परसेंटेज यील्ड क्या 100% है? 80% बिल्कुल सही आंसर है। 80% बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर ये बोल सकता हूं, ये कितना हो गया? 1 मोल। और ये भी कितना हो जाएगा? 1 मोल। रिएक्शन बैलेंस्ड ही है। ठीक है, अब यहां पर दे रखा है मास निकालना है। मास मतलब ये कह सकता हूं 56 ग्राम, और ये हो जाएगा 111 ग्राम। मतलब मैं कह सकता हूं 56 ग्राम ऑफ सीओ विल प्रोड्यूस 111 ग्राम ऑफ CaCl2। तो आप मुझे बताओ 1.4 ग्राम ऑफ CO will produce 111 divided by 56 into 1.4 ग्राम ऑफ CaCl2। जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.775 ग्राम ऑफ CaCl2। हो जाएगा ना ये 14, और ये कितना हो गया? 4 टाइम्स जा रहा है, मतलब 40। 111 डिवाइडेड बाय 40, 11.1 डिवाइडेड बाय 4, 11.1 डिवाइडेड बाय 4, 2.775 ग्राम ऑफ CaCl2। अब ये जो मास आया है, ये कौन सा मास है? थ्योरेटिकल मास है। और याद करो, मैंने बताया था थ्योरेटिकल यील्ड एक्सपेरिमेंट से ज्यादा आती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब अपन ने यहां पर कराया था 1.4 का, तो हो सकता है यहां पर इंप्योरिटी हो सकता है कुछ एक्सपेरिमेंट में एरर रहा हो सकता है पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हुआ हो। पर अपन ने जो कैलकुलेशन करी है वो 100% अपन ने एरर फ्री कैलकुलेशन करी है। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए डिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो क्या हो जाएगी? थ्योरेटिकल यील्ड। और ये क्या हो जाएगी? एक्सपेरिमेंटल यील्ड। क्या मुझे परसेंटेज यील्ड बता सकते हो? परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगी? एक्सपेरिमेंटल 2.220 अपॉन 2.775 इंटू 100। 5 से इसका कैंसलेशन हो रहा है। इसको आप ऐसे करो, ये डेसिमल हटाओ, ये डेसिमल हटाओ, ये कितना हो जाएगा? 445 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 555 इंटू 100। 444 है। 444 अपॉन 555 इंटू 100। इसको मैं थोड़ा बहुत अप्रोक्स करके 4/5 ही मान लूं। क्या? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो? रिएक्टेंट जब रिएक्टेंट से जब सॉल्व करते हैं, नहीं मुझे सुनाई, मतलब कैसे रिएक्टेंट की तरफ सॉल्व करते हैं? आप कुछ और तरीका बता रहे हो। पहले मैं इसको तो सॉल्व कर लूं, 1 मिनट। ये 2.775 आ रहा है ना? हाँ हाँ, वैसे कर सकते हो आप। अगर इसको 111 से जा रहा है, ये कॉमन फैक्टर आ रहा है,
ठीक है यार, ऐसे भी कर लो। मैं तो डायरेक्ट बोल रहा था, मेरे को तो आदत हो गई अप्रोक्सीमेशन लेने की। मैं तो इसको डायरेक्ट 4.44 और 5.55 को 4/5 ले रहा हूं। मेरे को दिख जाता है अपने आप कि यार ये जो आंसर आएगा ना, इसके आसपास ही आएगा, है ना। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, अब आप क्या कह रहे हो ये बताओ। CaCl2, मुझे सुनाई नहीं था। CaCl2 क्या? हाँ, CO के कितने? हाँ, वैसे भी कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप उल्टा भी जा सकते हो, ये इसकी मदद से आप ये निकाल सकते हो, है ना। ये एक बार निकाल दिया तो इसके 2 डेटा हो गए, है ना। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। मैं कह रहा हूं ना, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। पर अपन को पता है एक तरीका बिल्कुल फिक्स करना है, वरना क्या होगा कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे ना, तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहता ही है। पता चला एक मेथड का आधा पार्ट यूज कर रहे हैं और दूसरे मेथड का आधा पार्ट यूज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं निकाल पा रहे हैं। है ना। तो एक बिल्कुल सेट फॉर्मेट आप लेकर चलो और उसी की मदद से निकालो आप सारे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। एयर कंटेन्स 20% ऑफ O2 by volume. Air contains 20% of O2 by volume. Calculate volume of air. Air contains 20% of O2 by volume. Calculate volume of air which will be required. Calculate the volume of air which will be required for burning 200 liter of acetylene. For burning 200 liter of acetylene gas. Burning किसके प्रेजेंस में कराते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। Full stop. All volume are measured at same temperature and pressure. All volume are measured at same temperature and pressure. हाँ, by burning 200 liter of acetylene gas completely. 200 liter of gas, नहीं, 200 liter of acetylene gas completely. 200 liter of acetylene gas completely. Completely भी word लिख लेना। All volume are measured at same temperature and pressure. बताओ। एसिटाइलिन पता है ना क्या होता है? C2H12 C2H2। रिएक्शन लिख लोगे इसके कंबस्शन की। C2H2 plus O2 gives CO2 plus H2O। बैलेंस कर लो इसको। 2 हो गया, ये 2, 4, 5, 5/2 कितना आ रहा है? 2500 लीटर। ये क्या बता रहे हो, एयर या O2? एयर, बिल्कुल सही है। 2500 एयर, 2500 लीटर एयर, बिल्कुल सही है। अच्छा, इधर देखो कैसे करा आपने सॉल्व। इसका वॉल्यूम उसका वॉल्यूम क्या करा, फिर उसका इसका वॉल्यूम उसका वॉल्यूम, डायरेक्ट एयर का वॉल्यूम। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, इधर देखो, मैंने आपको बताया था यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो वॉल्यूम के रेशियो को भी बताता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका वॉल्यूम का रेशियो लिखूं 1 वॉल्यूम इज टू 5/2 वॉल्यूम, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि वॉल्यूम के रेशियो को बताता है। अब ये जो VOL है ना, ये यूनिट है वॉल्यूम की। इट कैन बी ml, इट कैन बी लीटर, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं यहां पर बात करूं तो अपन को पता है एयर निकालना है, तो अपन O2 के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि O2 का कॉम्पोजिशन आपको दे रखा है एयर में कितना है। तो सबसे पहले O2 निकालना पड़ेगा, फिर एयर निकालेंगे। अब आप मुझे बताओ C2H2 कितना है? 200 लीटर। मतलब मैं कह सकता हूं 1 लीटर C2H2 कंज्यूम करता है 5/2 लीटर ऑफ O2। तो मैं कह सकता हूं 200 लीटर ऑफ C2H2
will consume 5/2 into 200 liter of O2. तो ये हो जाएगा 500 लीटर ऑफ O2। ये बात समझ में आ रही है? और मैं ये कह सकता हूं कि मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है। यूनिटरी मेथड लगाऊंगा, राइट हैंड साइड पे किसको रखूंगा, एयर को रखूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20 लीटर ऑफ O2 इज प्रेजेंट इन 100 लीटर ऑफ एयर। 20 लीटर ऑफ O2 इज प्रेजेंट इन 100 लीटर ऑफ एयर। और मेरे पास O2 कितनी है, 500 लीटर। देयरफॉर 500 लीटर O2 के लिए मुझे कितनी एयर चाहिए होगी, 100/20 इंटू 500, ये आ जाएगा 2500 लीटर एयर। ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते थे, थोड़ा सा दिमाग लगाए, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, O2 कितना है, 500 लीटर। O2 कितना है, 500 लीटर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एयर में O2 ही 20% है और O2 आ रहा है 500 लीटर, तो एयर का वॉल्यूम 500 से ज्यादा होगा या कम, ज्यादा होगा। ये चीज समझ में आती है? तो आपके पास दो ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ एयर निकालने के लिए, 500 इंटू 100/20 करूं या 500 इंटू 20/100 करूं। अब किसी को अगर ये डाउट आ रहा है 20 आया कहां से, फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। या तो 100/20 करूं या 20/100 करूं। अब आप बताओ क्या करूं। एयर का वॉल्यूम इससे तो ज्यादा ही होगा, तो मुझे ज्यादा ही करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 250, सॉरी 2500 लीटर एयर। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ml ऑफ फॉस्फीन गैस। हाँ, PS3। बहुत बढ़िया, सही में बहुत बढ़िया। पता है इस चैप्टर में सबसे ज्यादा दर्द पता है कहां होता है, रिएक्शन लिखने में। और रिएक्शन ऐसे नहीं कोई सी भी पूछ ली जाएगी आपसे, जो आपके सिलेबस में रिएक्शन होंगी ना, जो अपन ने कहीं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में पढ़ रखी होंगी, वो सारी रिएक्शंस कवर्ड रहेंगी यहाँ पर। ठीक है। 100 ml ऑफ फॉस्फीन गैस ऑन हीटिंग, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारे अपन यहाँ पर क्लास में कर रहे हैं। 100 ml of phosphine gas on heating forms phosphorus and H2 gas. Phosphorus and H2 gas. Full stop. Volume change in reaction is ब्रैकेट में लिखना, all volume are measured at same temperature and pressure. All volume are measured at same temperature and pressure. 4 ऑप्शन आपको बोर्ड पर गिवन है, 4 मजेदार ऑप्शन। आपको चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। बताइए। फटाफट फटाफट। फॉस्फीन से मिल रहा है फास्फोरस और हाइड्रोजन। हाँ, क्या रहा है आंसर? फिफ्टी ml बढ़ जाएगी, फर्स्ट होगा। अच्छा, और किसी का कुछ? थर्ड ऑप्शन। और किसी का कोई महानुभव अपना योगदान देने चाहते हो? 15 ml, 50 बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। पता है आंसर निकालना बड़ी बात नहीं होती है, सही तरीके से आंसर निकालना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे तो एक बात बता दो, ये बिल्कुल सही कह रहे हो, 50 ही है ना, पर रिएक्शन मुझे बता दो बस। PH3 gives 2P plus CH2 3H2। अब सुनना ध्यान से, सुनो एक मिनट, ये 2P तो बनता ही नहीं है, फास्फोरस सॉलिड बनता है।
और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा। ये रिएक्शन है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था आंसर निकालना बड़ी बात नहीं होती, सही तरीके से निकालना बहुत बड़ी बात होती है। अब यहां पर देख लो, अगर मैं यहां पर बात करूं, ये हो जाएगा 4 वॉल्यूम इज टू 6 वॉल्यूम। ये कितना दे रखा है? 100 ml दे रखा है। मतलब मैं कह सकता हूं 4 ml of pH3 produces 6 ml of H2। तो मैं कह सकता हूं 100 ml of pH3 will produce 6/4 into 100 ml of H2। तो वॉल्यूम ऑफ H2 प्रोड्यूस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2, 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 ml, ठीक है। पर अपन को निकालना क्या है? चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? 150 + 100। ये तो खत्म हो गया ना यार। फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 150, इनिशियल वॉल्यूम 100, ये कितना हो जाएगा? 50 ml का इंक्रीमेंट नजर आएगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। When 2 liter mixture of CO2, when 2 liter mixture of CO2 when 2 liter mixture of CO2 and CO is passed over, CO2 and CO, when 2 liter mixture of CO2 and CO, when 2 liter mixture of CO2 and CO is passed over red hot charcoal, its volume becomes 1.4 times. Red hot charcoal, its volume becomes 1.4 times. 1.4 times, full stop. If all volume are measured under similar condition, if all volume are measured under similar condition of temperature and pressure, if all volume are measured under similar condition of temperature and pressure, find out initial percentage composition of mixture by volume. Similar condition of temperature and pressure, find out initial percentage composition of mixture, initial percentage composition of mixture by volume. Initial percentage composition of mixture by volume, बताइए। क्या हो गया? वापस बोलूं क्या? When 2 liter mixture of CO2 and CO is passed over red hot charcoal, its volume becomes 1.4 times. If all volume are measured under similar condition of temperature and pressure, find out initial percentage composition of mixture by volume. रिएक्शन लिख दिया तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। रिएक्शन आपको सोचनी पड़ेगी। सर पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा है, ये रेड हॉट चारकोल होता कौन है? कार्बन सॉलिड, कार्बन सॉलिड। 40% कौन है? CO। उल्टा निकाल दिया शायद आपने आंसर, पर निकाला सही है। एक बार देखते हैं, है ना। बहुत फेमस रिएक्शन है और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है ना। एक बार देख लो। अगर मैं बात करूं CO2 की, तो अपन इस मिक्सचर को कहां से पास करा रहे हैं? रेड हॉट चारकोल से पास करा रहे हैं। मतलब कार्बन सॉलिड से अपन पास करा रहे हैं, तो यहां पर क्या बन जाएगा? 2CO बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और अगर यहां पर अपन बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड को, जब अपन कार्बन से पास कराते हैं तो नो रिएक्शन आएगी।
ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं, सुनते जाना, इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया x, तो ये हो जाएगा 2 - x, बोल सकता हूं ऐसे। तो ये कितना है x, ये कितना है x। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनके वॉल्यूम का रेशियो की बात करूं तो ये हो जाएगा 1 वॉल्यूम इज टू 2 वॉल्यूम, यही होगा। इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, x लीटर, तो आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 2x लीटर हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, क्लियर है यहां तक। और ये कितना है, 2 - x लीटर, पर इसका कुछ नहीं होगा, ये ऐसे की ऐसी ही रहेगी। तो आप मुझे बताओ फाइनल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, फाइनल वॉल्यूम की, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, मिलेगा कितना 2x प्लस 2 - x, तो ये हो जाएगा 2 + x लीटर। ठीक है, और मुझे पता है फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, और इनिशियल वॉल्यूम कितना दे रखा है 2 लीटर, मतलब ये हो जाएगा 1.4 इंटू 2, और फाइनल वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2 + x, तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे ये आ जाएगा 0.8 लीटर। मतलब मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो गया 0.8 लीटर। तो आप मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ CO कितना हो जाएगा 1.2 लीटर। पर ये आंसर है क्या, नहीं, अपन को आंसर क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ CO2 निकालना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ CO2 निकालना है। CO2 कितना है 0.8, टोटल वॉल्यूम कितना है 2 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 40%। परसेंटेज ऑफ CO कितना हो जाएगा, अब अगर ये 40 है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 100 - 40 इज इक्वल टू 60%, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CO कितना है 1.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 60%। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। क्या है चारकोल वाली रिएक्शन नहीं कराई अपन ने कभी, करी है ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में करी है। अच्छा कल ही करी है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। मैं जो बोल रहा हूं आपको लग रहा होगा मैं सच बोल रहा हूं, मैंने बोला था कि यहाँ पर जितनी भी रिएक्शंस हैं कहीं ना कहीं आपने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में करी होगी, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, बस सुन लो एक बार, वैसे तो लिखने की लिख थोड़ा रहे हो लिमिटिंग रिएजेंट और ये सब क्या होता है, एक बार समझ लो इसको बस। ये मैं डाल दूं, ये तो अभी लिखा है। हाँ, अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट कौन होते हैं बता दो, चलो आप ही बताओ मुझे अब। लिमिटिंग रिएजेंट, हाँ ठीक है, ये टॉपिक आप ही मुझे पढ़ाओगे है ना, लिखने की तो इतने ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है ना। मुझे एक बात बताना, सपोज करो कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेता हूं, 2A + B गिव्स 2C + D, है ना, है ना। अच्छा ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई रिएक्शन लिखी जाती है उसको अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंस करते हैं। ठीक है, और बैलेंस करने के बाद ये जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएंगे ये कितना आ जाएंगे 2 1 2 1, यही आएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, भले ही आप रिएक्टेंट कितना भी लो, बाल्टी भर के लो, टंकी भर के लो, या बोरी भर के लो, ये आपके अकॉर्डिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे इसी रेशियो में करेंगे। अगर इसका 2 मोल लोगे तो ये इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा 2 मोल और 1 मोल। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने इसके 2 मोल लिए और इसके 100 मोल ले लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा। भाई रिएक्टेंट तो खत्म होता है तो मैं इसके 2 लूं और इसके 100 लूं तो खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है, रिएक्शन में जब भी पार्टिसिपेशन होगा वो इसी रेशियो में होगा, फिर भले ही आप कुछ भी लो। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां पर बात करूं तो थोड़ी देर के लिए मान लो ए के अपन ने मोल ले लिए 12 मोल, और बी के कितने ले लिए 5 मोल। ए के कितने मोल लिए 12 मोल लिए, और बी के कितने लिए अपन ने 5 मोल लिए। मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं बात करूं तो बी का अगर एक खत्म होगा तो ए का मैं कह सकता हूं बी का दुगुना खत्म होगा, ए जो खत्म होगा वो बी का दुगुना खत्म होगा। अब बी कितने लिए 5, तो ए कितना खत्म होगा 10।
मतलब मैं कह सकता हूं ये एक्सेस में है, ज्यादा मात्रा में है। चलो एक बार इससे चल के देखते हैं। अगर ये 2 खत्म होगा तो ये इसका 1 खत्म होगा, मतलब मैं कह सकता हूं ये जितना भी खत्म होगा इसका आधा ये खत्म होगा, है ना। तो ये कितना है 12, तो ये खत्म कितना होगा इसका आधा 6। पर क्या ये 6 है? मतलब ये तो पहले ही खत्म हो चुका होगा। और अगर ये पहले खत्म हो चुका है मतलब मैं कह सकता हूं ये 12 भी खत्म नहीं होगा। और अगर जो पहले खत्म होता है उसे ही क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाता है उसे बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। अब दिमाग में डाउट आएगा, सर इसको लिमिटिंग रिएजेंट क्यों बोला? क्योंकि ये जो बी कंपोनेंट है ये प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को लिमिट कर रहा है। अगर ये खत्म नहीं होता तो मैं कह सकता हूं ये 12 का 12 खत्म हो जाता, और 12 का 12 खत्म हो जाता मतलब थोड़ी देर तक के लिए और रिएक्शन चलती और ये पूरे बनते और ये पूरे खत्म होते हैं। पर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को लिमिट किसने करा? जिसका अमाउंट कम है। ये बात समझ में आ रही है? तो अपन यहां पर बोल सकते हैं रिएक्टेंट्स विच आर कंज्यूम्ड, reactants which are consumed during a chemical reaction are known as limiting reagent. Reactants which are left in excess, ये ज्यादा मात्रा में है, ये बच गया है, इसे क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। ठीक है। जो भी कैलकुलेशन अपन करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग्स में करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग्स में करेंगे, क्योंकि ये पहले ही खत्म हो चुका है। तो रिएक्शन तो रुकी गई होगी, और अगर रिएक्शन रुक गई होगी मतलब ये तो पूरा कंज्यूम नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? आप इसको ऐसे देखो, अगर ये 5 लिया तो इसकी कितनी जरूरत पड़ेगी? 10। और अगर ये एक बार 5 खत्म हो गया तो ये 10 खत्म हो चुका होगा, और अगर एक बार ये खत्म हो गया तो रिएक्शन तो खत्म ही हो गई, रिएक्शन तो रुकी गई। मतलब जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग्स में करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग्स में करेंगे। क्लियर है बात सभी को? अब एक और पॉइंट आता है कि हमें कैसे पता चलेगा लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, इतनी देर से तो कर नहीं रहे थे। जब भी आपको एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दे दिया जाए, जब भी आपको एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दे दिया जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने 3 पॉइंट बोल दिए। वो रिएक्टेंट जो खत्म हो जाए ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। वो रिएक्टेंट जो एक्सेस में मौजूद हो उसे एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। जो भी कैलकुलेशन अपन करेंगे किसके अकॉर्डिंग करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। और लास्ट पॉइंट मैंने ये बोला था कि लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे? कि जब भी आपको एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया जाए, एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया जाए तो हो सकता है वो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, और 99% होगी कि वो लिमिटिंग रिएजेंट का ही क्वेश्चन होगा। वरना कोई जरूरत नहीं पड़ रही है 2-2 रिएक्टेंट का अमाउंट देने की। क्लियर है बात सभी को? अब चेक कैसे करेंगे? सर बार बार ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो चेक करने की एक टेक्निक है। चेक करने की टेक्निक क्या है? आप क्या करो, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ये जो रेशियो है ये आप रेशियो हर रिएक्टेंट के लिए निकालिए। ये रेशियो आप किसके लिए निकालिए? हर रिएक्टेंट के लिए निकालिए। और अगर ये रेशियो जिस रिएक्टेंट के लिए मिनिमम आता है, मिनिमम आता है, वही क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं, अपन ने पहले ही डिसाइड कर लिया था स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है कि एक्सेस रिएजेंट है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस मेथड से यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करूं तो सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूं, ए के मोल्स कितने? 12, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना? 2, तो इसका रेशियो कितना आ गया? 6। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी के मोल्स कितने? 5, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना? 1, तो ये आ गया 5। दोनों में से कम किसकी वैल्यू है? बी की, तो बी क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, सारी कैलकुलेशन अपन किसके अकॉर्डिंग करेंगे? लिमिटिंग एजेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है। ये 5 पूरा खत्म हो जाएगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये बचेगा कितना? कैलकुलेशन यहां से मत करने बैठ जाना, ऐसे थोड़ी देर के लिए मानने लग जाए ये 6 है ये 5 है। ये तो अपन ने चेक करने के लिए निकाला है लिमिटिंग एजेंट। ये तो खत्म हो गई, ये तो बात ही खत्म हो गई। अब चेक करने के बाद बात खत्म। अब मुझे दिखाई दे रहा है ये जितना खत्म होगा उसका दुगुना ये खत्म होगा। ये खत्म कितना हुआ? 5, तो ये खत्म कितना होगा? 10। था कितना? 12, खत्म हुआ 10, बचेगा कितना? 2। किसकी मदद से निकाल रहे हैं? इसी की मदद से निकाल रहे हैं।
अब अगर इनका अमाउंट निकालना है तो इसकी मदद से निकालूंगा। जितना ये खत्म होगा उतना ये बनेगा। खत्म कितना हुआ 5, तो बनेगा कितना 5। खत्म कितना हुआ 5, तो बनेगा कितना 10। सारी कैलकुलेशन अपन बी के अकॉर्डिंग करेंगे। क्यों? लिमिटिंग रिएजेंट है। क्वेश्चन लिखेंगे। ये सारी चीजें आपको बता दी गई होगी 11th में, आपने लिख भी रखी होगी। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से सारी चीजें कवर हो जाएंगी, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखिए। इसमें लिखना the reaction 2C plus O2, the reaction 2C plus O2 gives 2CO is carried out by taking 24 gram of carbon and 96 gram of oxygen. Is carried out by taking 24 gram of carbon and 96 gram of oxygen. Find. बेल थोड़ा ना बजी, ठीक है, लड्डू। Find. First part. Which reactant is left in excess? Which reactant is left in excess? Second part. How much of it is left? How much of it is left? How many moles of CO are formed? How many moles of CO are formed? Third part. First is which reactant is left in excess? Which reactant is left in excess? How much of it is left? How much of it is left? How many moles of CO are formed? हाँ जी, सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे? मोल्स निकालने पड़ेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? कार्बन है। कोई चिल्ला चिल्ला के ऑक्सीजन कह रहा था। अच्छा, एक्सेस बोल रहे थे। अच्छा, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? O2। सेकेंड पार्ट का 64 ग्राम, मतलब मोल कितने हो गए? 2 मोल। और थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 2 मोल। देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले मुझे क्या निकालने पड़ेंगे? मोल निकालने पड़ेंगे। मोल कैसे निकालूंगा? 24 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया? 2। और इसके कैसे निकालूंगा? 96 डिवाइडेड बाय 32, ये कितना हो गया? 3। लिमिटिंग रिएजेंट की कंडीशन चेक कर लें एक बार। लिमिटिंग रिएजेंट की कंडीशन चेक करेंगे, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये आ गया 1। यहां पर चेक करेंगे तो मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये आ गया 3। मिनिमम वैल्यू किसकी है? कार्बन की। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और ये क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट। तो पहले पार्ट का तो आंसर आ गया। एक्सेस रिएजेंट कौन है? O2। ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन है ना, इस कैलकुलेशन से प्रोसीड मत करना, गड़बड़ हो जाएगी भयंकर वाली। ये तो खत्म हो चुकी है। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। बातें अपन यहीं से करेंगे बाकी की। अब यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? कार्बन। तो सारी कैलकुलेशन कार्बन के अकॉर्डेंस में करेंगे। मुझे एक बात बताना, अगर मैं इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो की बात करूं तो ये कितना हो गया? 2:1:2। मतलब जितना कार्बन खत्म होगा उसका आधा ऑक्सीजन खत्म होगा। तो कार्बन मेरे पास कितना है? 2। तो खत्म भी कितना होगा? 2, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है। तो बचेगा कितना? 0। तो ऑक्सीजन कितना खत्म होगा? इसका आधा। तो कार्बन कितना खत्म हुआ? 2। ऑक्सीजन कितना खत्म होगा? 1। था कितना? 3, खत्म हुआ 1, बचा कितना? 2। तो इसकी मदद से मैंने ये निकाला। अब ये भी तो मुझे निकालना है। किसकी मदद से निकालूंगा? कार्बन की मदद से।
अब आप देखो अगर ये 2 खत्म होगा तो ये 2 बनेगा, ठीक है, खत्म भी कितना हो रहा है 2, तो बनेगा भी कितना 2, 2 आ गया। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा च्यू, और थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा च्यू। बात समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। हाँ क्या वो बोलो, होमवर्क, होमवर्क में लिखो ना। When 3.01 into 10 to the power 23, when 3.01 into 10 to the power 23 molecules of N2, molecules of N2 are reacted, molecules of N2 are reacted with 6 gram of H2, with 6 gram of H2, how many liters of NH3 will be formed? How many liters of NH3 will be formed at STP? At STP. एक और क्वेश्चन लिखना, 2 क्वेश्चन और लिखेंगे अपन होमवर्क में। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सीएओ, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सीएओ आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सीएओ आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 852 gram of P4O10, 852 gram of P4O10, atomic mass of phosphorus is 31, atomic mass of phosphorus is 31। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए क्या, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सीओ आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 852 ग्राम ऑफ P4O10, 852 ग्राम ऑफ P4O10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी केजी ऑफ H2SO4, हाउ मेनी केजी ऑफ H2SO4 could be obtained from 1 kg, could be obtained from 1 kg of iron pyrites, of iron pyrites, ब्रैकेट में लिखना FeS2, iron pyrites ब्रैकेट में लिखना FeS2, according to following reaction, according to following reaction। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सुनना ध्यान से। ये अपन को क्या दे रखा है 1 kg दे रखा है, और मुझे ये पता लगाना है ये 1 kg दे रखा है और मुझे ये पता लगाना है, ठीक है। हिंट दे रहा हूं, सुनना थोड़ा सा, सुनना। ये 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। अब ये तीनों रिएक्शन जो है ना, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? पहली चीज तो ये तीनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रही है। दूसरी कंडीशन, आप यहां पर देखिए, जैसे ये रिएक्शन खत्म होती है ना, इसका वन ऑफ द प्रोडक्ट नेक्स्ट रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, और जैसे ये सेकंड रिएक्शन खत्म होती है तो इसका वन ऑफ द प्रोडक्ट थर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब ये तीनों रिएक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां से यहां तक नहीं पहुंच सकते? और क्या यहां से यहां तक अगर पहुंच गए, यहां तक अगर पहुंच गए तो मैं कह सकता हूं अल्टीमेटली यहीं पे पहुंच गए, और यहां पर पहुंच गए तो यहां तक पहुंच जाओगे, और अगर यहां तक पहुंच गए तो यहां पर पहुंच चुके हो, और यहां पर पहुंच गए यहां पहुंच जाएंगे। हो जाएगा ना ये, करके आना। होमवर्क कहां तक दिया था मैंने? 27 तक दिया था। BB1 BB2 BB1 BB2 BB3 बना लेना, ठीक है। BB4 कहां गई? BB4 भी बना लेना, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 40 बना लेना, ठीक है। 40, थैंक यू।